वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, यानी कि विनिमय नियंत्रण के तरीके। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विनिमय नियंत्रण का अर्थ और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए, विनिमय नियंत्रण के जो तरीके हैं या जो पद्धतियाँ हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए अगर हम इसका नॉलेज रहेगा हमें एक्सचेंज कंट्रोल का, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू सक्सेसफुल अप्लाई द पॉलिसी ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। अगर आपको मेथड के बारे में पता होगा तो आप विनिमय नियंत्रण के तरीके को अच्छे से लागू या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देयर आर सर्वर मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, ये बहुत सारे मेथड है एक्सचेंज कंट्रोल के, और जो प्रोफेसर पॉल एंजिंग थे उन्होंने तो 41 मेथड्स एक्सचेंज कंट्रोल के एक्सप्लेन किए थे। लेकिन हम अपनी कह सकते हैं हम अपने लिए या अपनी सुविधा के लिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका है विनिमय नियंत्रण की पद्धतियाँ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड और सेकंड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधियाँ तथा अप्रत्यक्ष विधियाँ। देखिए, बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। डायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल आर दोज मेथड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री में मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट आइदर अबोव और बिलो द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। जो विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष विधियाँ होगी या प्रत्यक्ष तरीके होंगे जिनके माध्यम से देश की सरकार विदेशी विनिमय दर में साम्यता की स्थिति लाने के लिए जो एक्सचेंज रेट होगी उसे कम या अधिक बनाए रख सकती है। यानी कि सरकार गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक इक्विलिब्रियम लाने के लिए, एक साम्यता लाने के लिए एक्सचेंज रेट को या तो हायर पे रखेंगे या फिर उसे लोअर पे रखेंगे, यानी कि एबो या बिलो कंडीशंस हो सकती हैं। द प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट इज कीप डिफरेंट देन द एक्सचेंज रेट टू बी determined by the independent forces of demand and supply of foreign exchange market। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज रेट होगी वो विदेशी विनिमय बाजार की मांग और पूर्ति की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा निर्धारित होने वाली विनिमय दर से अलग रखी जाएगी। हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था कि जो एक्सचेंज रेट होगी अगर उसमें जो गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है उस एक्सचेंज रेट से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसे डिमांड और सप्लाई के बेस पे जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड हुई है उससे थोड़ी सी डिफरेंट क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करेगी। यानी कि अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो एक्सचेंज रेट कौन सी रेट से गवर्नमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, जो डिमांड और सप्लाई के या कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फ्रीली पावर से डिसाइडेड होती है उससे थोड़ी डिफरेंट एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसके फर्स्ट मेथड की कि डायरेक्ट मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो देखिए, पहला जो मेथड होगा वो मेथड हमको बता रहा है हस्तक्षेप की नीति, यानी कि पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस। देखिए, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि आपका जो कह सकते हैं इसमें कि गवर्नमेंट जो होगी या सरकार कह सकते हैं कि जो देश की सरकार होगी वो विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति के द्वारा जो आपकी विनिमय दर तय की जाती है या निर्धारित की जाती है उस तो देश की सरकार है उस एक्सचेंज रेट से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उसे एक निश्चित स्तर पर रख सकती है या स्टेबल कर सकती है। जो इंटरफेरेंस होता है या हस्तक्षेप होता है, इस तरीके को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एक्सचेंज पैगिंग। एक्सचेंज पैगिंग की संख्या दी जा सकती है या इसे विनिमय किलर भी कहा जाता है। यानी जो पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस होता है, जो गवर्नमेंट इंटरफेयर करते हैं, उसको हम विनिमय किलर के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्सचेंज पैगिंग के नाम से जान सकते हैं। ये जो एक्सचेंज पैगिंग होगी वो 2 टाइप्स में डिसाइडेड होगी, पैगिंग अप यानी उच्च उद्बंधन विनिमय दर या फिर पैगिंग डाउन यानी कि निम्न उद्बंधन विनिमय दर। देखिए, पैगिंग अप का मतलब क्या होता है
कि जो गवर्नमेंट है, जो देश की सरकार है, देश की विदेशी विनिमय को उसकी इक्विलिब्रियम जो एक्सचेंज रेट होती है या साम्य विनिमय दर से ऊपर की तरफ निर्धारित कर देती है। जब ऊपर की तरफ निर्धारित होगी, यानी जो एक्सचेंज रेट है उस एक्सचेंज रेट से थोड़ा हायर एक्सचेंज रेट पे डिटरमाइन करती है, तो इसे कहते हैं विनिमय दर का पैगिंग अप, या इसे क्या कह सकते हैं, विनिमय दर को ऊपर की तरफ टांकना। ठीक है, तो हस्तक्षेप की नीति के द्वारा सरकार इस उच्च उद्बंधन को स्थिर रखने का हर संभव प्रयत्न करती है। यानी कि पैगिंग अप में, जो पैगिंग अप होगा ना, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री इज़ फिक्स एट द लेवल हायर देन का मतलब क्या हो गया कि उसे ऊपर की तरफ जो एक्सचेंज रेट है उसको जो एक्सचेंज रेट पहले से डिसाइडेड है उस एक्सचेंज रेट से थोड़ा ऊपर की तरफ डिसाइडेड करेंगे, तो उसे कहेंगे पैगिंग अप। और पैगिंग डाउन किसे कहेंगे, जिसके अंतर विदेशी विनिमय दर को सरकार है वो नीचे की तरफ निर्धारित करती है, डाउन साइड में निर्धारित करती है, तो इसे कहते हैं नीचे की तरफ विनिमय दर को टांकना। सरकार विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय द्वारा इसे स्थिर रखने का प्रयास करती है, जो फॉरेन एक्सचेंज के परचेज सेल्स हैं उसके द्वारा इसको स्टेबल करती है। तो देखिए, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, हस्तक्षेप की नीति। यहाँ पे हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस किसके द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। क्यों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है कि देश की सरकार विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को इस प्रकार प्रभावित करती हैं ताकि देश की विदेशी विनिमय दर एक निश्चित दर पर स्थिर बन सके या स्थिर रह सके। तो सरकार इसीलिए आप देखते हैं कि इंटरफेरेंस करती है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो सही स्टेबल हो सके। तो स्टेबल है वो दो तरीके से करेगी, एक तो करेगी पैगिंग अप यानी उच्च उद्बंधन विनिमय कर सकते हैं, या पैगिंग डाउन जिसे निम्न उद्बंधन विनिमय कहते हैं। पैगिंग अप का मतलब क्या हो गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री इज फिक्स्ड एट अ लेवल हायर दैन इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। हाई लेवल पे या कह सकते हैं उच्च बिंदु पे उसे टांग देना। ठीक है, तो इसे एक्सचेंज रेट को हम क्या कहेंगे, पैगिंग अप कहेंगे। द गवर्नमेंट makes all possible effort to maintain stability of the pegging up by following the policy of interference। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने हर संभव प्रयास करती हैं अपनी उस विनिमय दर को स्थिर बनाने के लिए। और पैगिंग डाउन का मतलब क्या हो गया, जब अप में क्या कर रहे हैं ऊपर की तरफ हाई लेवल पे, और जो पैगिंग डाउन रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा लोअर पे। तो लोअर पे करना क्या कहलाएगा, पैगिंग डाउन, और हायर पे कहलाना क्या कहलाएगा आपका, हायर पे कहलाएगा पैगिंग अप। तो ये फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट मेथड का, पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति किसके द्वारा की जाती है, आपको एक ध्यान रखना है वर्ड, किसके द्वारा की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा की जाएगा हस्तक्षेप, वो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा एक्सचेंज कंट्रोल, डायरेक्ट मेथड का सेकंड पॉइंट है विनिमय प्रतिबंध। ये पॉइंट हमें बता रहा है कि द गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड ऑल फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स एंड पावर ऑफ देयर ऑपरेशन वेस्ट विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि जो पावर रहेगा या कह सकते हैं कि जो एक्सचेंज कंट्रोल पे जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा उसका केंद्रीकरण किसके पास होगा, सरकार के पास में। यानी कि समस्त विदेशी विनिमय व्यवहार को सरकार केंद्रीकृत कर देगी, और जो संचालन का अधिकार है यानी कि जो ऑपरेशंस का पावर रहेगा वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीकरण बैंक के पास रहेगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है कि एक्सचेंज कंट्रोल विनिमय प्रतिबंध क्या होता है। गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा, सब एक्टिविटी पे कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, और जो परिचालन का कार्य रहेगा वो किसके पास रहेगा, केंद्रीय बैंक के पास में। आगे ये कह रहा है एंड द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूट हैव टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर अकम्प्लिसिंग फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। यानी कि जो विदेशी विनिमय व्यवहार हैं उनके संपादन के लिए व्यक्तियों तथा सरकार, यानी कि वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो संस्था भी हो सकती हैं, उनको सरकार से पहले परमिशन लेनी होगी। अगर आप कोई फॉरेन एक्सचेंज डील करना चाहते हैं, आप विदेशी विनिमय ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं,
तो आपको चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे संस्था हो, उसे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। तो इसे कहते हैं विनिमय प्रतिबंध। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट था पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस पढ़ा था, और सेकंड पॉइंट है आपका एक्सचेंज कंट्रोल का। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि यहाँ पे हम फ्रीली कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है मार्केट में एंट्री के लिए। यानी कि इंटरफेरेंस का मतलब होता है सरकार सिर्फ आपके कार्य को जो एक्सचेंज रेट है उसको डिटरमाइन कर रही है, यहाँ पे फ्रीली एंट्री हम कर सकते हैं। जबकि जो सेकंड पॉइंट है एक्सचेंज कंट्रोल, वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के एंट्री में रेस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि हम ईजी वे से उसमें एंटर या प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यानी देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कौन सी कंडीशन में? पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस में। बट जो सेकंड मेथड है आपका एक्सचेंज कंट्रोल, देयर इज़ ए रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि फ्री एंट्री पे हमारे रेस्ट्रिक्शन रहता है। कहाँ फ्री एंट्री पे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, राइट। बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट लाइन की, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया वर द फर्स्ट टू यूज़ एक्सचेंज कंट्रोल, यानी कि जो ऑस्ट्रिया थी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा फर्स्ट विनिमय प्रतिबंध को अपनाया गया, पहली बार अपनाया गया। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, अमंग दिस फॉलोइंग आर प्रोमोनेंट कंट्रोल, यानी कि आप कह सकते हैं कि विनिमय प्रतिबंध के बहुत अलग अलग तरीके हैं जिसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल का। सबसे पहला पॉइंट ब्लॉक्ड अकाउंट या अवरुद्ध खाते। देखिए अवरुद्ध खाते का मतलब होता है कि जब भी कभी युद्ध काल या बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट होता है, तो जो देश की सरकार होती है वो फॉरेन कैपिटल के आउटफ्लो पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती है। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है या युद्ध काल की स्थिति हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो गवर्नमेंट होगी देश की, वो क्या करेगी कि फॉरेन कैपिटल को बाहर से जाने के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो फॉरेनर्स होते हैं, जिनकी अपने कंट्री में अगर कोई फॉरेनर्स हैं, उनका कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है या फिर बैंक में कुछ अमाउंट जमा की हुई है या कह सकते हैं डिपॉजिट किए हुए हैं, तो वहाँ पे वो क्या करेंगी कि उनके जो अकाउंट रहेंगे उनको ब्लॉक कर देगी। किनके अकाउंट को? जो फॉरेनर्स होते हैं, जो विदेशी होते हैं, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर देती हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं कि वो फॉरेनर्स अपने उस अमाउंट का या उस अकाउंट का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, वो अपने इस अमाउंट का यूज़ है वो हमारे देश के जो इंटरनल जो बाउंड्री रहेगी, यानी हमारे देश की जो बाउंड्री रहेगी, वहाँ पे वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक अकाउंट क्या है? एक तरह से एक अरेंजमेंट है कि जो फॉरेन करेंसी होती है उसको बाहर जाने से रोकने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है कि जो देश है वो अपनी विदेशी विनिमय दर यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट को ज़्यादा डाउन होने से रोकने के लिए ऐसा करता है। और ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है, एक कह सकते हैं कि एक मेथड है जिसमें ऐसा किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रभावी उपाय भी है, इफ़ेक्टिव मेजर्स भी हैं, साथ ही बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, क्योंकि फॉरेनर्स हैं वो अपनी अमाउंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे ब्लॉक्ड अकाउंट में, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसका एक सबसे नेगेटिव इफेक्ट ये होता है ब्लॉक्ड अकाउंट का कि जब भी हम फॉरेनर्स के अकाउंट को ब्लॉक करते हैं तो वहाँ पे हमारी इकोनॉमिक जो गुडविल होती है, जो आर्थिक साख होती है, वो डाउन होने की संभावना रहती है। या हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम रहता है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार प्रणाली रहती है, उस पर जो है अनफेवरेबल या प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कौन से जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी वजह से। ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसका सबसे पहला जो यूज़ है वो जर्मनी ने 1931 में किया था, और उसके बाद तो इंग्लैंड, फ्रांस या ऑस्ट्रिया, इन्होंने भी इस मेथड का यूज़ किया था। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कहें कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है, तो ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है कि जब भी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो जो देश की सरकार है वो अपने कैपिटल को बाहर जाने से रोकना चाहती है, विदेशी पूंजी को बाहर जाने से रोकना चाहती हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि विदेशियों की जो देश में विनियोजित राशि होती है, यानी जो फॉरेनर्स होते हैं
जिनका इन्वेस्टमेंट उस देश में होता है या बैंक में कुछ अमाउंट जमा होती हैं, उसको एक निश्चित समय अवधि के लिए एक विशेष खाते में जमा कर देती है, जो या कह सकते हैं स्पेशल अकाउंट में सबमिट डिपॉजिट कर देती हैं, तो उसे कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। और उस ब्लॉक्ड अकाउंट का हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए जो फॉरेनर्स होते हैं वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, अपनी जो कैपिटल है या अपनी जो जमा पूंजी है उसको अपने देश में नहीं लेके जा सकते हैं, और वो अपने इस पैसे का यूज़ है वो अपने ही हमारे देश में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन अपने देश में वो लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। बात करते हैं सेकंड मेथड की, कोटा सिस्टम, अभ्यंतर प्रणाली। ये जो सिस्टम होता है ये रिलेटेड होता है इंपोर्ट से। किससे रिलेटेड है? आयात से। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि जब भी बहुत ज़्यादा कंट्री में या देश में आयात होने लगते हैं तो आज बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होगा, तो क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी है उसका फ़्लो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ। यानी कि हम लोग कुछ सामान है या गुड्स है या सर्विसेज है अपने देश में मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना होगा। तो फॉरेन करेंसी में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपका जो कैपिटल फ़्लो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, जिससे हमारा जो BOP होगा वो क्या होगा? अनफेवरेबल होने लगेगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो BOP में करेक्शन करने के लिए या सुधार करने के लिए क्या करेंगे कि इंपोर्ट की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी मात्रा, एक क्या कह सकते हैं क्वांटिटी है, वो निश्चित कर देती है। तो अभ्यंतर प्रणाली का मतलब होता है कि आयात की जाने वाली या इंपोर्ट की जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं या सर्विसेज हैं उसकी मोस्टली जो वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं पे क्या करता है? क्वांटिटी निश्चित कर दी जाती है। यानी कि जो भी हम गुड्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिटरमाइन कर दी जाती है, और इस क्वांटिटी से ज़्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्पेशल सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि देश में अगर युद्ध है या कोई ऐसा क्राइसिस चल रहा है तो ये परमिशन मिल सकती है, अन्यथा आप जितनी क्वांटिटी डिटरमाइन की गई है गवर्नमेंट के द्वारा उतना ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए किया जाता है फॉरेन करेंसी के फ्लो को रोकने के लिए। तो कोटा सिस्टम इज टोटली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? इंपोर्ट ट्रांजेक्शन से, राइट। तो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स में जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मीन्स हो गया आपकी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है, उसी मात्रा के आधार पर आप इंपोर्ट कर सकते हो, आयात कर सकते हो। और ऐसा इसलिए किया जाता है, किस लिए? BOP में करेक्शन करने के लिए। तो ये था कोटा सिस्टम। बात करते हैं थर्ड मेथड की, राशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेशी विनिमय की राशनिंग। देखिए, राशनिंग का मतलब हो गया कि विदेशी विनिमय की जो राशनिंग व्यवस्था है उसमें हम कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा के मांग प्रबंध का एक सबसे बेटर ये मेज़र माना गया है। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो देश में जितने भी सभी व्यक्ति हैं या जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, वो अगर हमारे देश में फॉरेन करेंसी अर्निंग करता है या विदेशी मुद्रा है उसको अर्न करता है, अर्निंग करता है, अर्जित करता है, तो उस करेंसी को उसे कहाँ जमा कराना होगा? देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के पास में, यानी गवर्नमेंट के पास में या तो जमा कराएं आप, या फिर आप कहाँ करा सकते हैं? सेंट्रल बैंक में। यानी कि देश में जितने भी जो व्यक्ति हैं या इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास विदेशी मुद्रा आती है उनको सरकार के पास में या केंद्रीय बैंक के पास में जमा कराना होता है। फिर जमा करने के बाद में जो मॉनेटरी ऑफिसर्स होगा या मौद्रिक अधिकारी होगा वो ये देखेगा कि कौन सी जो इंपोर्ट किया जा रहा है जिन वस्तुओं का, क्या वो देश के लिए प्राथमिकता या प्रायोरिटी रखते हैं, तो उसी के लिए फॉरेन करेंसी प्रोवाइड की जाएगी। अगर जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो देश के डेवलपमेंट के लिए या देश के प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आ रहा है तो उसके लिए फॉरेन करेंसी नहीं दी जाएगी। तो इट मीन्स क्या है कि आपके लिए सेलेक्टेड इंपोर्ट है वो करने के लिए पेमेंट करता है, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? मॉनेटरी ऑफिसर। यानी हम कह सकते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत देश में जो मुद्रा अधिकारी होता है या मौद्रिक अधिकारी होता है
वही सारे ट्रांजेक्शन करता है किससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड। जो परचेज और सेल होता है उसका पूरा पावर मॉनेटरी ऑफिसर के पास में होता है, यानी मॉनेटरी जो अथॉरिटी होगी उसके पास में ये सारा पावर होगा, उसकी मोनोपोली होगी। आप फ्रीली फॉरेन करेंसी का या फ्रीली आप परचेज एंड सेल नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है किसमें, राशनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में, राइट। तो विदेशी विनिमय राशनिंग व्यवस्था का जो प्रयोग है, या हम कह सकते हैं भारत में मोस्ट ऑफ जो वार कंडीशंस होती है युद्ध काल में किया जाता है, और कभी कभी जो है वो आज भी इसे लागू किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि फॉरेन करेंसी पे क्या रेस्ट्रिक्शंस किया गया, क्या राशनिंग क्या हो गई कि जो भी देश का जो नागरिक है, या कह सकते हैं देश के व्यक्तियों के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा जो फॉरेन करेंसी अर्निंग की जाती है, उस फॉरेन करेंसी को क्या किया जाता है, सरकार के पास में या केंद्रीय बैंक के पास में जमा करा दिया जाता है। और फिर जमा करने के बाद में जो सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी अथॉरिटी होगा, यानी कि मौद्रिक अधिकारी होगा, वही ये डिसीजन लेगा कि कौन से इंपोर्ट किया जा रहा है, उस इंपोर्ट का पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में किया जाए। यानी कि जो मोनोपोली होगी वो मोनोपोली किसकी होगी, मॉनेटरी अथॉरिटी की होगी। और ये मेथड इसलिए अपनाया जाता है कि जो फॉरेन करेंसी का जो क्राइसिस होता है हमारे देश में, यानी जो विदेशी मुद्रा का जो संकट हमारे ऊपर होता है, उसको दूर करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक के द्वारा ये रास्ता अपनाया जाता है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मल्टीपल एक्सचेंज रेट यानी बहुमुखी विनिमय दर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है वो एक डिटरमाइन नहीं की जाती है, यानी कि डिफरेंट एक्सचेंज रेट है, या अलग अलग या एक से अधिक एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं या जो कमोडिटीज़ हैं जिसका हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए अलग अलग एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना और इंपोर्ट को डिक्रीज़ करना। किसको बढ़ाना चाहते हैं हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज़, और इंपोर्ट को क्या चाहते हैं, डिक्रीज़ करना। यानी कि निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए, या आयात के भुगतान को, पेमेंट को कम करने के लिए हम लोग जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट हैं या अलग अलग विनिमय दर है उसका निर्धारण किया जाता है। यहाँ तक कि जो वस्तुओं के साथ साथ जो कैपिटल ट्रांसफर्स होते हैं उनके लिए भी डिफरेंट रेट डिटरमाइन की जाती हैं। तो ये था मल्टीपल एक्सचेंज। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ई की, यानी क्लियरिंग एग्रीमेंट, समाशोधन समझौते। देखिए समाशोधन समझौते का मीनिंग क्या होता है, अंडर क्लियरिंग एग्रीमेंट टू और मोर कंट्री मेक अरेंजमेंट फॉर क्लियरिंग ऑफ अकाउंट थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी कि जो समाशोधन समझौते होते हैं इसके अंतर्गत दो या अधिक देश आपस में समझौते द्वारा खातों के समाशोधन की व्यवस्था करते हैं। यानी कि दो कंट्री जो अपने आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, दो देशों की बात की जा रही है, वो आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं, तो वो सिर्फ क्लियरिंग एग्रीमेंट के बेस पे अपने पेमेंट कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि अंडर दिस एग्रीमेंट द इंपोर्टिंग नेशन डिपॉजिट द अमाउंट इक्वल टू द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स इन देयर सेंट्रल बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी। जो आयातक देश होगा जिसने इंपोर्ट किया है माल, ठीक है, तो जो आयातक राष्ट्र होगा या देश होगा अपने देश की मुद्रा के आयात मूल्य के बराबर राशि किसके पास जमा करा देगा, सेंट्रल बैंक के पास में डिपॉजिट करा देगा, क्योंकि उसने इंपोर्ट किया है, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे जो एक्सपोर्ट कंट्री होगी, यानी कि एंड द एक्सपोर्टिंग नेशन रिसीव द प्राइस ऑफ देयर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक इन देयर डोमेस्टिक करेंसी। देखिए इंपोर्टर जो कंट्री थी जिसने इंपोर्ट किया है वो तो अपनी डोमेस्टिक करेंसी में कहाँ डिपॉजिट करा रही है, सेंट्रल बैंक के पास में। जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसने माल को, गुड्स को किसी देश में भेजा है, जिस देश में क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो वो क्या करेगा कि वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी है वो किससे रिसीव करेगा, सेंट्रल बैंक से। तो यहाँ पे जो मेन मीडिएटर कौन है, सेंट्रल बैंक। तो इंपोर्टर क्या कर रहा है,
यानी कि जो आयातक देश हैं, इंपोर्ट करने वाली जो कंट्री है, इंपोर्टिंग कंट्री, वो तो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक के पास में डिपॉजिट कराएगी, क्योंकि उसने माल को, गुड्स को मंगवाया अपने देश में, राइट। तो उसे पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट कहाँ जमा करा रही है, सेंट्रल बैंक के पास में। और जो एक्सपोर्ट कंट्री होगी वो क्या करेगी, जिसने माल को, गुड्स को इस देश में दिया है, तो वो डायरेक्ट इससे ना लेकर अपना अमाउंट रिसीव किस में करेगी, वो करेगी सेंट्रल बैंक से, यानी सेंट्रल बैंक से उसके पास पेमेंट आएगा। तो यहाँ पे किस में आएगा, डोमेस्टिक करेंसी, जो एक्सपोर्टर कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी होगी, घरेलू मुद्रा होगी, उसमें। तो ये था क्लियरिंग एग्रीमेंट। किसके बेस पे हो रहा है क्लियरिंग एग्रीमेंट, ये आपका क्लियरिंग एग्रीमेंट हो रहा है आपके सेंट्रल बैंक जो है उसके मीडिएटर के रूप में। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो आयातक देश है वो अपनी आयात मूल्य के बराबर राशि केंद्रीय बैंक के पास जमा करा रहा है, जबकि जो निर्यातक देश है जिसने माल का निर्यात किया है वो अपनी स्वदेशी मुद्रा यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में पैसा रिसीव कर रहा है, किससे, सेंट्रल बैंक से। तो इस समझौते के अंतर्गत आयात निर्यात के भुगतान हेतु विदेशी विनिमय का प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस होता है वो नहीं हो रहा है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। ये किसके, इंपोर्टर और कह सकते हैं इंपोर्टर और जो एक्सपोर्टर है उनके बीच में कौन इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक ये काम कर रहा है, राइट। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो कॉमर्शियल बैंक होती है, जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं, जो आपस में अपने ट्रांजैक्शन या पेमेंट हैं जो क्लियरिंग हाउस के माध्यम से करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, राइट। तो जर्मनी और जो स्विट्ज़रलैंड था उन्होंने फर्स्ट टाइम इसे 1930 में क्लियरिंग एग्रीमेंट के बेस पे ट्रांजैक्शन किए थे। साथ ही 1962 में इटली और अर्जेंटीना के बीच भी ये क्लियरिंग एग्रीमेंट हुआ था, राइट। तो इस तरह के एग्रीमेंट इसलिए किए जाते हैं जिससे इंटरनेशनल लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व किया जाता है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लियरिंग एग्रीमेंट का, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को मेंटेन करना, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करना, इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियरिंग हाउस का जो मेन ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक यानी कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, द्विपक्षीय व्यापार को ये प्रमोट कर रहा है, यानी द्विपक्षीय व्यापार को ये प्रोत्साहित कर रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है या हम कह सकते हैं द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम इज़ दैट इट इंक्रीज बिलेटरल ट्रेड। बिलेटरल ट्रेड का मतलब क्या हो गया, बिलेटरल ट्रेड इट मीन्स द्विपक्षीय व्यापार एंड पेमेंट सिस्टम इन प्लेस ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड पेमेंट सिस्टम। देखिए मल्टीलेटरल ट्रेड है यानी बहुपक्षीय व्यापार के स्थान पर ये द्विपक्षीय यानी कि द्विपक्षीय व्यापार को ही ये क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। तो ये एक समस्या क्या आ सकती है, इसकी आ सकती है किसकी, जो क्लियरिंग एग्रीमेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एफ यानी कि ट्रांसफ़र मैराटोरियम यानी विलंबकाल हस्तांतरण। देखिए इस मेथड में हम कह सकते हैं कि जो एक देश है वो अपने इंटरनेशनल जो लायबिलिटीज़ होती हैं, यानी कोई भी देश है वो अपने इंटरनेशनल लायबिलिटीज़ का जो पेमेंट है कुछ टाइम के लिए फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए वो अपने भुगतान को स्थगित कर सकता है, यानी कि अपने पेमेंट है उसमें विलंब कर सकता है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, विलंबकाल हस्तांतरण, यानी कि फ्यूचर में हमने इस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। इस मेथड में क्या होता है कि जो इम्पोर्टर होता है वो अपने पेमेंट की, यानी कि जो इंपोर्ट कर रहा है कंट्री वो अपने इंपोर्टर अपनी पेमेंट की जो अमाउंट है उसको सेंट्रल बैंक, देश का जो उस देश का जो सेंट्रल बैंक होगा उसके पास में डिपॉजिट कर देता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा कि सेंट्रल बैंक एक टाइम पीरियड के बाद यानी कि एक निश्चित अवधि जिसे हम क्या कह रहे हैं विलंब काल, ठीक है, के पश्चात उस एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टर है वो अपनी अमाउंट को कहाँ जमा करा रहा है, सेंट्रल बैंक के पास में, लेकिन सेंट्रल बैंक कुछ टाइम के बाद उसका पेमेंट किसको कर रहे हैं, एक्सपोर्टर को। या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक है वो विलंब काल के बाद में यानी कि जो मैराटोरियम टाइम है उस टाइम के बाद में क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है एक्सपोर्टर को, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने पेमेंट को रोकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि
जब देखते हैं कि जब देश के ऊपर या उस कंट्री के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है यानी विदेशी विनिमय संकट होता है, तो वो इससे निपटने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए या इस समस्या से बाहर आने के लिए वो क्या करता है, अपने इस पेमेंट को कुछ टाइम के लिए ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसका जो हम कह सकते हैं द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज़ दैट द कंट्री सफरिंग फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस गेट सफिशिएंट टाइम टू सेटल इट्स एक्सचेंज लायबिलिटीज़ टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट इन द एक्सचेंज रेट। यानी कि सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है इस ट्रांसफ़र मैरिटोरियम का वो ये है कि जब देश के ऊपर विदेशी विनिमय संकट होता है तो देश अपने विदेशी विनिमय दायित्वों का निपटारा करने या विनिमय दर से उत्पन्न असाम्य को ठीक करने का जो समय है वो इस मेथड के थ्रू से उसे मिल सकता है, राइट। तो इस मेथड की जो की लाइन है वो ये है कि इम्पोर्टर अपना जो पेमेंट है जितना इंपोर्ट किया है उस अमाउंट को सेंट्रल बैंक के पास में सबमिट कर देता है। अब सेंट्रल बैंक कुछ टाइम के बाद में यानी कि विलंब काल के बाद में वो किसे देगा, इसे अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट करने के लिए दे देगा, राइट। बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, पेमेंट एग्रीमेंट यानी कि भुगतान समझौते। देखिए भुगतान समझौते का मतलब क्या होता है कि ये जो समझौते होते हैं मोस्टली दो देशों के बीच में इस उद्देश्य से किया जाता है कि अगर कोई देश है जिसने लोन लिया है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है जिससे उसने लोन लिया है, तो वो जो लोन की अमाउंट और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन में वो क्या करता है, पेमेंट एग्रीमेंट करता है। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ए है और एक बी है। ए ने क्या किया, बी से लोन लिया, क्या लिया, एक ऋण लिया, ठीक है। अब लोन लिया, अब लोन लेने के बाद में इसमें लोन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, इसका इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। लेकिन जो ए है वो इस लोन को और इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, किसको, बी को। तब क्या होगा कि जो ए है जिसने लोन लिया है वो क्या करेगा कि बी से जितने भी इंपोर्ट आ रहे हैं उसकी कंट्री में उस पर तो वो लगा देगा रेस्ट्रिक्शन। क्या लगा देगा, रेस्ट्रिक्शन, कि भाई अब मैं कोई भी इंपोर्ट कम करूँगा, किससे, बी कंट्री से, क्योंकि अगर उसने इंपोर्ट और ज़्यादा किया तो और ज़्यादा ये लोन और ये इंटरेस्ट की अमाउंट और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बी कंट्री है जिसने लोन दिया है किसको, ए को, तो बी कंट्री क्या करेगी कि ए कंट्री से जितने भी इंपोर्ट आ रहा है यानी जितना आयात आ रहा है कहाँ से, ए कंट्री से बी कंट्री में, तो उस बी कंट्री क्या करेगी, उस इंपोर्ट को अपने देश में आने देगी ताकि जो इंपोर्ट वस्तुएं आ रही हैं उसका पेमेंट उसे करना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी लोन दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है। तो बी के पास में जब भी आयात आएगा, कहाँ से, ए से, तो उसका पेमेंट है वो क्या होता है, उससे डिडक्ट होता रहता है, यानी कि जो अमाउंट पहले से उसकी उधार थी ए की वो कम होती जाएगी। लेकिन ए जो है वो एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करेगा, इंपोर्ट आने नहीं देगा अपने देश में, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, जबकि बी ए से जितना भी इंपोर्ट आता है उस पर रेस्ट्रिक्शंस को क्या करेगा, नहीं लगाएगा, या कोई भी रेस्ट्रिक्शन है उसको इजी वे से अपने देश में आने देगा ताकि वो लोन और इंटरेस्ट का पेमेंट आराम से किया जा सके। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो इसमें बहुत से कंट्रीज़ ने ऐसे फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए इस तरह के पेमेंट एग्रीमेंट किए थे, ठीक है, जिससे जो ऋणी देश है या जो लोनी कंट्री है उसको आराम से क्या हो सके, उसका पेमेंट है वो आराम से पूरा हो सकता है या पेमेंट किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो क्या था पेमेंट एग्रीमेंट का, वो यही था कि ए, और आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि ए ने क्या लिया, लोन लिया, राइट। अब उसे साथ में इंटरेस्ट भी देना है, तो वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना पेमेंट कर पाए, तो इसलिए वो क्या करेगा कि बी से जो भी इंपोर्ट आ रहा है उसके देश में उस पर क्या लगा देगा, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, कि भाई बी कंट्री अब मेरे कंट्री में नहीं आने चाहिए आपके इंपोर्ट, क्योंकि ये लोन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।
जबकि वो बी कंट्री जो है जिसको लोन का पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट उसके देश में आने वाला था वो नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि ए से अपने इंपोर्ट है उसको आने देगा। तो इंपोर्ट जब ए बी कंट्री में आएंगे, यानी कि माल है वो ए कंट्री का कहाँ जा रहा है, बी कंट्री में, तो बी कंट्री के पास में जितनी भी वस्तुएं या सर्विसेज आएगी तो उसका पेमेंट उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो लोन से और जो इंटरेस्ट है उससे कम होता जाएगा। तो ए कंट्री पे जो लोन का बर्डन है, जो इंटरेस्ट का बर्डन है ब्याज का, वो कम होता जाएगा। बात करते हैं सेकंड मेथड का, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड का। इनडायरेक्ट मेथड कौन से होते हैं, जो विनिमय दर एक्सचेंज रेट को डायरेक्ट इफेक्ट न करके इनडायरेक्ट रूप से इफेक्ट करते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि चेंज इन बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, यानी कि बैंक दर तथा पूर्ण कटौती दर में परिवर्तन। देखिए, अगर कोई देश है वो अपने देश में फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट करना चाहता है, यानी अपने देश में फॉरेन करेंसी को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, इनविटेशन देना चाहते हैं, तो हम बैंक रेट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी बैंक रेट में क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। जब बैंक रेट इंक्रीज होती है तो इससे उस देश की जो इंटरनल इंटरेस्ट रेट होती है, यानी कि ब्याज दर होती है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बैंक रेट के बढ़ने से इंटरेस्ट रेट, जो इंटरनल इंटरेस्ट रेट होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे जो फॉरेनर्स होंगे उनको अपने इन्वेस्टमेंट से, यानी जो इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा उससे उनको बहुत ज़्यादा इनकम मिलेगी, और वो अधिक इनकम यानी कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होने लगेगा तो देश में मुद्रा की मांग जो होगी वो बढ़ने लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे हमारा जो एक्सचेंज रेट है उसमें एक करेक्शन या एक सुधार आने लगेगा। बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात करते हैं कि बैंक रेट को अगर हमने कम किया तो बैंक रेट में कमी से क्या होगा कि जो फॉरेन करेंसी का फ्लो है वो कहाँ जाने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो इससे जो हमारी एक्सचेंज रेट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बैंक रेट होती है, बैंक रेट और जो आपकी एक्सचेंज रेट होती है, इन दोनों रेट में डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर आपकी बैंक रेट बढ़ती है तो आपकी एक्सचेंज रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपकी बैंक रेट कम होती है तो आपकी एक्सचेंज रेट भी क्या होगी, कम होगी, राइट। इसका हम कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन बैंक रेट था, इसको भारत के साथ साथ जो वर्ल्ड के जितनी भी और भी कंट्रीज़ हैं उसने भी इसको अपनाया था। लेकिन जर्मनी ने 1924 से 1934 के बीच में इस बैंक रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके फॉरेन करेंसी को अपने देश में आकर्षित किया था। तो जर्मनी ने आप देखा कि 1924 से 1934 के बीच में बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो अर्निंग किया था। बात करते हैं सेकंड की, सतीपूरक समझौते। देखिए, सतीपूरक समझौते का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या किया जाता है कि इसमें एक जो वस्तु विनिमय था, जो बहुत ट्रेडिशनल मेथड था, वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम है, उसके बेस पे ये मेथड है वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक देश है वो अपने यहाँ पे किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है, तो वो उतना ही क्या करेगा, उस कंट्री को अपने देश से एक्सपोर्ट करेगा। तो जितना मैंने, यानी कि सपोज दैट ए कंट्री है और बी कंट्री है, ए कंट्री ने क्या किया, 100 रुपीज़ का उस देश में एक्सपोर्ट किया। इस कंट्री ने एक्सपोर्ट किया किसको, बी को। तो बी कंट्री भी क्या कर रही है, 100 का एक्सपोर्ट कर रही है ए कंट्री को। तो देखिए यहाँ पे इक्वल हो गया, यानी कि क्या कह सकते हैं कि आयात और निर्यात के बराबर होने के कारण, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बराबर होने के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट है उसकी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि एक का पेमेंट दूसरे से हो रहा है, यानी उसने उतनी ही एक्सपोर्ट किया है जितना उसको इंपोर्ट करना है। तो यानी कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया है तो उतना ही हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, तो उसका पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये आपका एक ट्रेडिशनल सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, उस पर आधारित ये सिस्टम है, राइट। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यथा स्थिर समझौते। इसको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में अगर हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अगर हम इसे जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं,
यानी कि जो अल्पाधिकारी ऋण होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म लोन में, यानी कि अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन करना यथास्थिर समझौते कहलाता है। इसके अंतर्गत जो दो कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करते हैं कि कैपिटल फ्लो होता है उस पर क्या किया जाएगा कि उस जो भी ऋण है उस ऋण को क्या करेगी कि अपने दीर्घकाल ऋणों में परिवर्तन कर देगी। तो जिससे कि जो कुछ टाइम पीरियड है, या हम कह सकते हैं कि उसको जिस कंट्री ने लोन लिया है उस कंट्री को थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने शॉर्ट टर्म लोन को चुकाने में। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन है इसका मतलब होता है कि जो जिस कंट्री ने लोन लिया है उस कंट्री को इंस्टॉलमेंट में या किस्तों में वो पेमेंट कर सकता है, जिससे कि जिस कंट्री ने लोन लिया है उसके ऊपर जो संकट आ रहा है, जो क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको दूर किया जा सकता है। और ऐसा जो अपनाया है सबसे पहले वो जर्मनी ने, आप कह सकते हैं जो महामंदी थी, तीसा की महामंदी, उसके समय इसको अपनाया था। तो ये था यथास्थिर। बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, सबसे लास्ट पॉइंट का। तो वो मेथड है हमारा रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार विनिमय। और इस पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट कंट्रोल, यानी निर्यात प्रोत्साहन और आयात नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं कि विदेशी व्यापार विनिमय होता क्या है। देखिए, जो विनिमय दर है उसमें होने वाले जो परिवर्तन है, तो विदेशी व्यापार में होने वाले परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि इसलिए विनिमय दर में जो होने वाले ऊंचा वचन होते हैं, जो फ्लक्चुएशन आते हैं, उसे विदेशी व्यापार जो रेगुलेशन होता है उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यानी कि अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझे, जो एक्सचेंज रेट होती है, जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आता है, जो उतार चढ़ाव आता है, उसे हम रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार नियमन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। यानी कि एक देश अपने व्यापार संतुलन यानी कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है उसको फेवर में रख के वो अपनी जो फॉरेन करेंसी है या फॉरेन कैपिटल फ्लो है उसको बढ़ा सकता है, अगर उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवर में है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हो गया, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों आता है। तो विनिमय दर को अगर हम फेवरेबल बनाना चाहते हैं, अनुकूल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। एक है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब होता है आपके जो देश के निर्यात है उसको बढ़ाना। तो निर्यात में वृद्धि करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोर्ट है उसके टैक्स को, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं निर्यात करों में, उसमें क्या करना है, हमें कमी करना है। जो एक्सपोर्ट करेंगे उसके टैक्सेस में कमी करना है, उनको रिबेट देना है, उनको जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हेल्प करनी है, सहायता देनी है, हाँ उनको ईजी वे से फिनेंस जो वित्त है वो प्रोवाइड करना है। दीर्घकाल में हम कह सकते हैं, दीर्घकाल में किसी देश में विदेशी विनिमय कोष है, ये जो फंड है उसमें वृद्धि करके, जो फॉरेन करेंसी का जो फंड है उसमें हम इंक्रीज़ करके एक्सपोर्टर के द्वारा की जा सकती है। यानी कि जो एक्सपोर्टर है वही हमारे फॉरेन करेंसी के फंड को इंक्रीज़ कर सकता है, तो लॉन्ग टाइम में वही सपोर्ट कर पाएगा। इतना ही नहीं, हम कह सकते हैं कि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसका पेमेंट कर देंगे, इंपोर्ट का पेमेंट कर देंगे। तो अगर हमारे देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो वो किसका पेमेंट कर सकता है, जो हमने इंपोर्ट किया है उसका। बात करते हैं इसका बी पॉइंट का। तो बी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, इंपोर्ट कंट्रोल। यानी कि व्यापार जो ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको सही रखने के लिए, उसको फेवरेबल बनाने के लिए या विनिमय दर को फेवरेबल बनाने के लिए जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है वो क्या कह रहा है, इंपोर्ट कंट्रोल। इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि जितना भी हमने इंपोर्ट किया है उसमें टैरिफ लगा दिया जाए, या जो न्यू जो गवर्नमेंट के द्वारा नए नए जो शुल्क हैं वो लगा दिया जाए, कोटा जो है वो निर्धारित कर दिया जाए, या फिर इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि वही इंपोर्ट उन्हीं कमोडिटीज़ या उन्हीं सर्विसेज का इंपोर्ट किया जाए जो देश के विकास के लिए इम्पॉर्टेंट हो, या फिर प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाकर भी आयात को आसानी से कम किया जा सकता है। प्रोटेक्शन पॉलिसी को भी हम अपना सकते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट 4 जो थे वो मेथड किसके थे, इनडायरेक्ट मेथड।